अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। इससे तो रिएक्शन हो रहा है। दादा, इंजेक्शन कहाँ है? अंदर जाकर सिर्फ मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ नहीं हुआ है उन्हें। इस लड़की ने ना मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा, क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। अब ना मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो गोंद जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेरे हाथ पर कैसे आया? मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। एमडी, विनायक सो गया। थैंक्स। अगर वो दामिनी जी नहीं थी तो कौन थी? और इस घर की बहू बनकर और साहब जी की पत्नी बनकर क्यों आई थी इस घर में? आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि वो करना क्या चाहती है। मुझे मारते मारते वो खुद बाहर से कैसे कूद गई? किस खेल की शुरुआत होने की बात कर रही थी वो? लेकिन जो भी हो, मुझे हर हाल में घर वापस जाकर उनके सच का पता लगाना ही होगा। जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने जैसे अपने मुंह पे ताला ही लगा लिया। अरे पिछले 4 दिनों से एक शब्द नहीं बोले मुझसे। पिछली बार तो बड़े भैया पूरे 14 महीनों के लिए वनवास में बैठ गए थे, पर इस बार के सदमे से लगता है मानो पूरे 14 साल ही काट कर लौटेंगे। क्या है, घूर क्या रहे हो मुझे? सही तो कह रही हूँ। एक तो जीजी भी जेठानी जी की आत्मा की शांति के लिए काशी चली गई है, और एक मैं यहाँ खड़ी होकर दीवारों से बातें कर रही हूँ। वकील साहब, आज केस की पहली सुनवाई है, हमें माधव जी से बात करनी ही होगी। बड़े भैया अभी बात करने की हालत में नहीं है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। किशन जी, हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग है, जीतने के फुल चांसेस हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप सभी लोग ये केस लड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो भी इसी घर की बहू है और माधव जी की पत्नी भी। ये केस लड़ने का फैसला बड़े भैया ने खुद किया था, और बड़े भैया कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। वकील साहब, चाहे जो कुछ भी हो, आराधना को इस पाप के लिए हमारे में से कोई भी कभी माफी नहीं देगा। आप लोगों की गवाही और आई विटनेसेस की गवाही के बाद हमें ये केस कोई नहीं हरा सकता। मैं चलता हूँ और आप लोग 4 बजे तक अदालत पहुंचिएगा। देखिए ना, विनायक बहुत रो रहा है। आज सुबह से चुप ही नहीं हो रहा है। ये क्या करें? मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। तो मुझे लाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। नहीं, एम बापा, मैं इस वक्त आपकी पूजा या आरती नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा। मेरे विनायक की रक्षा करिए आप। तुझे देख के इतना तो यकीन है तो एक मक्खी नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी?
पर अपनी फूटी किस्मत की वजह से यहाँ पड़ी है और इस हाल में खुद को बचाने की जगह भगवान की पूजा कर रही है, जिसकी वजह से तो यहाँ कैद है। पापा बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। उनके हर कदम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा होता है। उन्होंने मुझे यहाँ बंद शायद इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझे एक रास्ता दिखाना चाहते हैं जो मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे पापा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस चक्रव्यूह में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे वो, और उस गुनाह की सजा मुझे नहीं देंगे वो जो मैंने किया ही नहीं है। आराधना, तुमसे कोई मिलने आया है। माधव साहब जी आए हैं। क्या हुआ देविका, क्या कहा डॉक्टर ने? विनायक फिजिकली फिट है, पता नहीं इतना क्यों रो रहा। इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। इसे चुप कराने की और कुछ खिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बिना खाए पिए रोता रहा तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ड्रिप लगानी पड़ेगी। आराधना जी के लिए रो रहा है विनायक, उसे जरूरत है उनकी। चुप चंदा, और उस खूनी आराधना का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। आराधना विनायक की माँ नहीं है, समझी तुम? और उसकी माँ दुनिया में नहीं है, उसको याद करके रो रहा है ये। माफ करना छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आराधना जी हमेशा विनायक की माँ रहेंगी। उन्होंने उसे जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, पाला पोसा है, और बड़ी मालकिन से तो उसका कभी रिश्ता ही नहीं बन पाया। आराधना जी कहाँ होंगी, किस दर्द में क्या महसूस कर रही होंगी, अपने विनायक के लिए तड़प रही होगी, इसीलिए विनायक भी वो महसूस करके रो रहा है। चंदा, भाभी जी, आप यहाँ? भाभी जी सच कहूं तो मुझे आपको यहाँ इस हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। खैर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, और देखिए ना, अपने साथ शहर के सबसे बड़े वकील साहब को भी लेके आया हूं। ये आपका केस लड़ेंगे। मेरे रहते आपको आंच तक नहीं आएगी। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी जी, हम दोनों ही उस घर के लिए पराए हैं, और ऐसे में उनके दिए हुए हर अत्याचार, हर गुस्से को सहने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के सहारा बनना जरूरी है। इसीलिए आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अगर मैं आपकी मदद लूंगी तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी, किस पति की बात कर रही हैं आप? वो पति जो आपको अपनी पत्नी ही नहीं मानता है, बल्कि उसने तो आपको यहाँ जेल में डाल दिया है, और आप ऐसे पति की फीलिंग्स की फिक्र कर रही हैं। वो हमारे पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, उसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने वकील को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम वकील साहब की एक मुफ्त की सलाह तो ले लीजिए, शायद बच जाए। हेलो, एडवोकेट राज। मैंने आपका केस अच्छे से स्टडी किया है। आप और दामिनी जी माधव जी की पत्नी हैं, और दामिनी जी का मानसिक संतुलन अस्थिर है। और दामिनी जी जब मरकर वापस आई तो आपको ये गवाही देनी है कोर्ट में कि जब उन्होंने आपको और माधव जी को साथ देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और मौका देखकर उन्होंने आप पर हमला कर दिया। आपने अपने बचाव में उन्हें धक्का दिया और वो खाई में गिर गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आपको उनको मारने का कोई इरादा नहीं था। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पति ने आपसे झूठ कहा, उन्होंने पहले शादी कर ली थी और बिना बताए आपसे दूसरी शादी कर ली, और जब पहली पत्नी वापस आ गई तो आपको छोड़ दिया। देविका, बड़े भैया ने एक दो बार विनायक को पहले चुप कराया है, शायद वो इसे चुप करा सके। एमडी,
एक बार आप ट्राई कीजिए, शायद अपने पापा के पास चुप हो जाए। कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई देके सुला देती हूँ। चलिए भैया, कोर्ट में चलते हैं, गवाही देनी है। चलो डिम्पल, हम चलते हैं। चलिए। एमडी, आप कोर्ट नहीं जाएंगे? विनायक को मैं संभाल लूंगी, आप चले जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, आज इस अदालत में जो केस आया है वो निर्दयता, नफरत और जलन का सटीक उदाहरण। योर ऑनर, कहते हैं एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस केस ने ये पूरी तरीके से साबित भी कर दिया। मिस आराधना ने अपने पति की पहली पत्नी निर्ममता से हत्या कर दी एंड इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। योर ऑनर, योर ऑनर, मिस आराधना ने कई बार मिसेस दामिनी भारद्वाज को मारने की कोशिश की थी, पर जब वो नाकामयाब रही तो इन्होंने एक ऐसी साजिश रची जिसमें एक ही बार में जिंदगी से वो कांटा निकालकर फेंक दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं बताता हूँ आपको, बहुत गरीबी में पली बड़ी है मिस आराधना और बचपन से ही ख्वाब थी अमीरी की, ऐशो आराम, पैसे, बड़ी हवेली में रहना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ये सब की तमन्ना थी। अर्धना की मैं बताता हूँ आपको, मिस आराधना माधव जी की पत्नी से मिली, मिसेस दामिनी भारद्वाज मिलॉर्ड। उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनने का वादा किया और फिर के बच्चे का नाम का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल किया मिलॉर्ड, समाज में उनका नाम खराब किया। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, मिस आराधना ने माधव जी पर नाजायज संबंध का इल्जाम लगाकर उनसे शादी भी कर दी। और जब दामिनी जी वापस आ गए तो इनको यह भी लगा कि इनकी सत्ता हिलने लगी और इन्हें लगने लगा कि ये फिर से वही गरीबी के दलदल में फंसने वाली है और अपने लालच में इन्होंने दामिनी जी को मार डाला। योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास पूरे भारद्वाज परिवार की गवाही है। उस परिवार की एक एक शख्स ये दावे के साथ कह सकता है कि आराधना ने कई बार दामिनी जी को मारने की कोशिश की और दामिनी जी ने खुद अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी और माधव जी ने भी बहुत कोशिश किया था उन्हें बचाने की, और अंत में इस लड़की ने उन्हें चालाकी से अगवा कर लिया और पहाड़ियों में लेके जाकर भाई से उन्हें धक्का दे दिया मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, डिफेंस प्रोसिक्यूशन की किसी भी बात से सहमत नहीं है। ये सब झूठ है। मेरी क्लाइंट के बारे में गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बस माधव और दामिनी के बच्चे की सरोगेट मदर थी। दामिनी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की है। मेरी क्लाइंट ने उन्हें नहीं मारा। इस बात की गवाही मेरी क्लाइंट खुद देगी। आराधना जी, आप अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ था। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, अब जो भी कहेगी सच कहेगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगी। मैं यहाँ जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं जानती हूँ कि अभी वकील साहब ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद यहाँ सबको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ, और लगेगा भी, क्योंकि मैं किसी की दूसरी पत्नी हूँ। और एक बार दूसरी पत्नी होने का ठप्पा लग जाता है तो एक औरत को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने सच पर टिकी रहूंगी। यहाँ कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं झूठ नहीं बोलने वाली। और सच यही है कि मैं दामिनी जी की बहुत इज्जत करती थी और उनके साथ कुछ गलत करने के बारे में या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन 1 साल बाद जो हम सबकी जिंदगी में आई वो दामिनी जी थी ही नहीं।
जिनका खून करने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो दामिनी जी नहीं थी। मैं जानती हूँ कि ये बात साबित करने का मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है, लेकिन सच यही है और ये सच उन्होंने खुद मेरे सामने कबूला था कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है और उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ साहब जी की दौलत पर थी। तो ये है सच योर ऑनर, वो नहीं जो मेरे काबिल वकील दोस्त कह रहे हैं या सबको बताना चाह रहे हैं। दैट्स इट योर ऑनर। डिफेंस प्रोसिक्यूटर के पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। मेरे काबिल वकील दोस्त ये भूल रहे हैं कि अदालत सिर्फ एक इंसान की गवाही पर फैसला नहीं सुनाती, क्योंकि अदालत को सबूत की जरूरत पड़ती है और कोई खूनी ये नहीं कहता है कि मैं खूनी हूं, तो हम इनकी बात कैसे मान लें योर ऑनर? मिस आराधना, अदालत को ये बताइए कि आपने मिसेस दामिनी भरद्वाज पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इस इल्जाम को साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है मिस आराधना? नहीं। ओके, कोई गवाह तो होगा ना? नहीं है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दामिनी जी नहीं है? बोलिए बोलिए मिस आराधना। क्योंकि उनका बर्ताव बिल्कुल ही अलग था। वो जिस तरीके की हरकतें कर रही थी, असली दामिनी जी कभी भी वैसी हरकत नहीं करती। मिस आराधना, ये अजीब हरकत उनके दिमागी बीमारी की वजह से भी तो हो सकता है ना? जी, हो सकता है। तो फिर आपने उनकी इस हालत को क्यों नहीं समझा? या फिर मैं यूं कहूं, आपने उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उन्हें मार दिया मिलॉर्ड। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। मैंने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने मुझे किडनैप किया था और वो मुझे जबरदस्ती बांधकर उस पहाड़ी की तरफ लेकर गई थी और वो तो मुझे मारने की धमकियां दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक उस पहाड़ से कूद गई। मैं जानती हूँ आप सबको मेरी बात पर इस वक्त यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, यही सच है। योर ऑनर, ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करेगा? जिस औरत ने मौत को हराकर जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया हो, वो अपनी जान फिर से क्यों लेगी? और क्या कमी थी मिस दामिनी भरद्वाज को कि वो खुदकुशी कर ली? एक इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा परिवार, एक बेटा, शानो शौकत, समाज में इज्जत, सब कुछ था। क्या जरूरत थी अपनी जान लेने? और योर ऑनर, अगर दामिनी जी मरना चाहती थी तो अपने घर पे मर सकती थी। इनको फंसाकर क्या मिलता उनको? योर ऑनर, इनके पास इनकी बातों का भले कोई सबूत या प्रूफ ना हो, लेकिन मेरे पास इस बात के सबूत है कि कैसे ये टॉर्चर करती थी मिस दामिनी भरद्वाज को। और इस बात के भी गवाह है कि कैसे इन्होंने उनको खाई पे ले जाकर धक्का दिया था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मेरा पहला गवाह मिस्टर राकेश मिश्रा को इस कोर्ट में बुलाना चाहती है। राकेश मिश्रा हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या अपना नाम बता सकते हैं अदालत? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। तो राकेश जी, आप 14 दिसंबर की रात 9 बजे कहाँ थे? मैं अपने भाई के साथ मुक्तेश्वर जा रहा था। और कैसे जा रहे थे? सर, हम बाइक पर थे। राकेश जी, आपने वहाँ रास्ते में क्या देखा? सर, वहाँ बहुत अंधेरा था और हल्की धुंध भी हो रही थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आया। पर हमने ये देखा कि ये 2 औरतें गाड़ी में थी। अचानक खाई में एक औरत कूद गई और ये ऊपर से देख रही थी। और क्या आपने देखा था गाड़ी कौन चला रहा था राकेश जी? नहीं सर। क्या आप इन्हें धक्का देते हुए देखा था? नहीं, हमने सिर्फ इतना देखा था कि ये लड़की वो खाई के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी नीचे। हमने ये नहीं देखा कौन किसे धक्का दे रहा था और कौन किसे बचा रहा था। योर ऑनर, ये अदालत इनकी गवाही पर कैसे यकीन करे? जब इन्होंने कुछ भी साफ तरीके से देखा ही नहीं है, तो ये अदालत इनकी गवाही को कैसे अपना सकता है? आप जा सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपने दूसरे गवाह मिस्टर माधव दास भारद्वाज को पेश करना चाहते हैं। माधव दास भारद्वाज हाजिर हो। इसे जीने का कोई हक नहीं है इसमें। सर, क्या इस अदालत को अपना नाम बता सकते हैं? माधव दास भारद्वाज है। माधव जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी। क्या आप बता सकते हैं कि आप इनसे पहली बार कहाँ मिले थे? मुंबई में। और क्यों मिले थे माधव जी? इत्तेफाकन मुलाकात हुई। और माधव जी,
इनसे आपका रिश्ता क्या है? देखिए, ये मेरी और दामिनी के बच्चे की सररोगेट मदर है। क्या ये सच है कि आप पहले सरोगेसी के बारे में नहीं जानते थे? जी नहीं। क्या ये भी सच है माधव जी कि इंसानियत के तौर पर आप किसी को बिना जाने पहचाने अपने घर में बना दिया और नौकरानी का काम भी करने दिया? जी हाँ। क्या ये भी सच है माधव जी कि इन्होंने आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको झूठे इल्जाम में फंसाया और आपसे जबरदस्ती शादी कर ली? हाँ। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भारद्वाज को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की? जी हाँ। क्या यह भी सच है माधव जी कि सरोगेसी का सच बाहर आते ही आपने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और अपने घर में बना दी? हाँ। माधव जी, क्या सच है कि उसी रात दामिनी जी वापस आई? जी हाँ। और क्या दामिनी जी के वापस आने के बाद इन्हें उनसे तकलीफ थी क्योंकि इनकी जगह छीन गई थी? हाँ। माधव जी, क्या इन्होंने आपकी पहली पत्नी दामिनी जी को बहुत तकलीफ दी थी? हाँ। माधव जी, 14 दिसंबर की रात क्या मिस आराधना आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भारद्वाज के साथ मुक्तेश्वर रोड की पहाड़ी में थी? हाँ। अपनी मौत से पहले क्या दामिनी जी ने आपको फोन करके कहा था कि ये उनकी जान लेने वाली है और आप आकर उन्हें बचा ले? नहीं। माधव जी, क्या कहा आपने? जी नहीं। मतलब उस रात दामिनी जी ने आपको फोन करके ये नहीं कहा था कि ये उन्हें मारने वाली है? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मुझे कॉल आया था दामिनी का, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से ना हमारी बात नहीं कंप्लीट हो पाई, ना मैं उसकी बात पूरी तरह सुन पाया। उसके बाद जब मैंने फोन ट्राई किया तो फोन नहीं लगा। माधव जी, आप एक बहुत इज्जतदार इंसान हैं। आपकी सच्चाई और अच्छाई सब लोग जानते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अदालत में झूठ बोलना कानूनन जुर्म है। मैं झूठ नहीं बोल रहा वकील साहब, मैं खुद चाहता हूँ कि गुनहगार पकड़ा जाए। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये गुनहगार नहीं है? योर ऑनर, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा परिवार, मेरे जानने वाले सब जानते हैं कि मैं दामिनी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और ये भी सच है कि दामिनी के आने के बाद ये बात आराधना को जरा भी पसंद नहीं आई। शायद उससे लगा कि उसे जगह नहीं मिल रही है कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये भी सच है कि दामिनी एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी। उसे दौरे पड़ते थे और कई बार उसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश भी की थी। और ये भी सच है कि उसे पार्शियल एमनीजिया था, यानी पुरानी बातें उसे अच्छी तरह याद नहीं रहती, जिसको लेकर वो बेचैन रहती थी। उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, अजीब बिहेव करने लग गई थी। आराधना और दामिनी के बीच गलतफहमियां तो थी, लेकिन ये भी सच है कि आराधना ने दामिनी की जान नहीं ली, बल्कि आराधना किसी की जान नहीं ले सकती। इनफैक्ट योर ऑनर, यहाँ पे जो मेरे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, ये सब इस बात की गवाही दे सकते हैं। दामिनी ने पहले भी खुद को 2 बार मारने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं पता कि दामिनी क्यों कूदी होगी गाड़ी से, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद उसने खुद ही ये किया होगा। मैं वहां मौजूद नहीं था तो इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर यह भी इल्जाम नहीं लगा सकता कि आराधना ने दामिनी को मारने की कोशिश की होगी। ये दामिनी की रिपोर्ट्स हैं और पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी इसके अंदर ही। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं जो दामिनी को ट्रीट कर रहे थे उसके मेंटल डिसऑर्डर के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अरे क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे तो समझ के बाहर है। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की गरिमा बनाए रखें, मैं अपना फैसला सुनाता हूं। डॉक्टर के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद
और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि आराधना बेकसूर है। और ये कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है। This court is adjourned. साहब जी, चुप 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 चुप। एमडी देखो ना, इतना रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, कैसे चुप कराऊं? ऐसी फिक्र मत करो तुम, इसे संभालने वाली आ गई है। मेरा विनायक, भैया, मैंने कोर्ट में तो आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने इसे झूठ बोलकर क्यों बचाया? क्यों इसे यहां लेकर आया? आप तो खुद इससे इतना नाराज थे ना, फिर क्यों माफ किया आपने इसको? हाँ बड़े भैया, अब कैसे घर में रख के आप क्राइम का नया एपिसोड बनाना चाहते हैं? एंड किशन, बाय गॉड, डे बाय डे ना मेरा तो स्टैंडर्ड ही गिरता जा रहा है। अरे पहले तो एक नौकरानी को मुझे अपनी जेठानी बनाना पड़ा, और अब क्या खूनी को अपनी जेठानी मालूम है? डिंपल बिल्कुल सही कह रही है बड़े भैया, कुछ तो जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? कल जब मेनका दीदी काशी से वापस आएंगी तो क्या जवाब देंगे हम? तुम्हारे जवाब का मैं हकदार नहीं हूं। I'm sorry. बड़े भैया, कान्हा जी, मुझ निर्दोष को आपने सजा होने से बचा लिया, और मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे विनायक का इतना ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? ये उल्टी गंगा अचानक कैसे बहने लगी? ये बड़े भैया उस खूनी को घर में वापस क्यों लेकर आए हैं? शायद विनायक के लिए। उसकी तबीयत बहुत खराब थी ना। विनायक की देखभाल तो भैया खुद भी कर सकते हैं किशन, लेकिन उन्होंने तो 4 दिन से उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। देविका जी, आपने विनायक का इतना ख्याल रखा, उसकी बीमारी में उसे संभाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लिसन, ना ये तुम्हारा बेटा है, ना ये तुम्हारा अपना खून है, तो इस पे ना अपना हक जताने की कोई जरूरत नहीं आ रहा था। ये मेरी बहन और एमडी का बेटा है, उनका खून है। इनफैक्ट इसका मेरे साथ भी खून का रिश्ता है, क्योंकि मैं इसकी माँ से हूं। हम सब एक फैमिली है।
तुम इसकी सिर्फ केयर टेकर और कुछ नहीं। सही कहा आपने। मेरा विनायक के साथ में खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हमारा दिल का रिश्ता जरूर है। मैंने उसकी पहली धड़कन सुनी है और उसने अपनी पहली सांस मेरी गोद में ली थी। हमारा वही रिश्ता है जो कि कान्हा जी और यशोदा माँ का है। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। आप भी इस वक्त मेरे बारे में वही सोच रहे हैं जो बाकी सब सोच रहे हैं। आपको यही लग रहा है कि मैंने दामिनी जी को मारा है। ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैं उन्हें मार ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपकी तरह। और जब मैं पहली बार उनसे मुंबई में मिली थी ना, तभी उन्होंने मुझसे वादा ले लिया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूं। और मैं तो बस वो वादा निभा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में जो आई थी ना, वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। आप यकीन कीजिए मेरा, क्योंकि उसने खुद मेरे सामने ये बात कबूली थी कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है जो कि सिर्फ साहब जी के पैसों के लिए यहाँ आई है। आप दामिनी जी की बहन है, अगर आप उनसे मिलती ना तो आप भी समझ जाती कि ये दामिनी जी हो ही नहीं सकती। आप इस घर की सदस्य हैं, इसलिए आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम दोनों मिलकर ना उस बहरूपी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो थी कौन और इस घर में सबको नुकसान पहुंचाने क्यों आई थी। वो साहब जी और विनायक के लिए सही, लेकिन हमें उसके सच का पता लगाना ही होगा। साहब जी भी मुझे इसीलिए घर में वापस लाए हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, वरना वो मुझे क्यों बचाते। आई डोंट ट्रस्ट यू, ओके? तुमने मेरी बहन को मारा है, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। बारह तो बज गए, अब तक साहब जी आए क्यों नहीं? क्या करूं मैं? इसी कमरे में रुकूं या फिर वापस स्टोर रूम चली जाऊं? एमडी, मैं कल से देख रही हूं, आप किसी के भी ना कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आपने तो अपने भाई को ये जाके बोल दिया कि आपको किसी के भी सवालों का कोई जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरी बहन थी, आपकी पत्नी थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसकी तरफ से ये सवाल पूछ रही हूं, आपने उसके हत्यारे को जेल जाने से क्यों बचाया? क्यों उसे वापस घर ले आए? बोलिए एमडी, क्यों? सर, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। ये लोग कौन हैं? How are you? Everything's in place, दिखाइए। बड़े मालिक, आज कुछ है क्या घर पे? अगर कोई काम है तो हमें बता दो, हम लोग कर लेंगे। आज का मौका इतना खास है जलेबी के, मैं क्या बताऊं। इतना खास है कि उसके लिए खास सेलिब्रेशन तो बनती है। तो मैंने सोचा है कि आज की जो सेलिब्रेशन हो बहुत ग्रैंड हो, इसलिए आज मैंने लखनऊ की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एंगेज किया है। किसी भी चीज में कोई किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। आई वांट द बेस्ट, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक गेस्ट को स्पेशली केटर करें, उनकी हर फरमाइश पूरी करें। और आज की पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि सालों तक लोग इसे याद रखें। आप बेफिक्र रहिए माधव जी, हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी हर चीज का परफेक्ट ध्यान रखेगी।
अरे जेठानी जी की भी 13वीं भी नहीं हुई है और बड़े भैया पार्टी करने चले। हद हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया। हाँ बोलो। I'll call you back. ये आज किस चीज की पार्टी है? ये आज का मौका इतना खास है, उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। और आज जो कुछ भी होगा ना किशन, बहुत यादगार होगा। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ आराधना। विनायक का इस तरह तुमसे दूर हो जाना आसान नहीं है। पता नहीं साहब जी को मुझ पर कितना यकीन है कितना नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे दर्द को समझा है, हमेशा मेरे आंसू गिरने से पहले उसे थामने की कोशिश की है। साहब जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन बातें नहीं। कुछ चीजें सही वक्त पर की जाए तो सही लगती हैं, और इस समय ये बातों का नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूं और ये ज्वेलरी भी। इतनी महंगी साड़ी ये और ज्वेलरी भी महंगी है। अपनी खुशियों पर ध्यान दो आराधना। जिंदगी सिर्फ 2 पल की है, कब कहां क्या हो जाए क्या पता। तुम्हारे लिए मैंने एक पार्टी रखी है आज। ये लो। अरे लो यार, रखो। पार्टी? लेकिन क्यों? ये वक्त पार्टी करने का थोड़ी है। इस वक्त तो हमें उस बहरूपी के बारे में पता लगाना चाहिए जो दामिनी जी बनकर इस घर में आई थी। आपको मुझ पर यकीन होना हो, लेकिन आपने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। तो हम दोनों मिलकर उस बहरूपियों को ढूंढ सकते हैं ना? एमडी क्या है ये सब? आप ऐसे खामोश रह के ना हमारे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें पार्टी में मिल जाएगा। माधव ने ये पार्टी आखिर किस खुशी में रखी होगी? पता नहीं, मैंने सुना था उनकी बीवी जेल चली गई थी, कहीं इसी खुशी में तो नहीं रखी? हो सकता है। चलो बैठते हैं। बेटा। माय गॉड किशन, मुझे तो ना इन सबको देख के सर्कस की जोकर वाली फीलिंग आ रही है। अरे और तो और बाहर से ऑडियंस को टिकट देकर बुलाया है। दिस इज टू मच। थैंक यू मिस्टर बंसल एंड मिस मेहता। कैसे हैं आप लोग? एक सेकंड। Ladies and gentlemen, please welcome my wife for this grand celebration. Aradhana, let's go.
कम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने कम टाइम पे हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। और आज का दिन बहुत ही खास है। वो क्या है ना कि हमें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। सब कुछ इतनी जल्दी जो हो गया, ना रिसेप्शन रख पाए ना कोई सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा आज के दिन हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पे एंजॉय किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराने का हक तो हस्बैंड का ही बनता है, और वो भी जब मेरी दूसरी वाइफ ने स्पेशल ओहदा अचीव कर लिया मेरी पहली वाइफ को मार के। मतलब ये सारा कंपटीशन एक झटके में खत्म कर दिया मेरी आराधना ने। इनफैक्ट अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मेरी आराधना अभी तो जेल से छूट के आई है। अरे आप लोग घबराइए मत, मतलब ये डेंजर सिर्फ मेरी पहली वाइफ के लिए थी। अब वो भी किस्सा खत्म हो गया है ना। बल्कि ये तो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी है कि अच्छाई को भी नफरत हो जाए इनसे, है ना आराधना? और इतना प्यार करती हो मुझसे कि प्यार शक को ही मेरी जिंदगी से मिटा दिया। ऐसे इंसान को तो सेलिब्रेट करना बनता है बॉस, है ना? लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन स्वीटहार्ट, अब मेरी जिंदगी से हंसी खुशी जो तुमने काट ही दी है, केक भी काट लेते हैं एनिवर्सरी केक। देखो ना, देखो कितना सुंदर केक, जस्ट लाइक यू। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि इन्होंने अपना नाम को रिलीजियसली बहुत फॉलो किया है, आराधना। और मुझे पाने की इन्होंने ऐसी आराधना की है कि मुंबई को छोड़ छाड़ कर बस मेरे पीछे पड़ गई, और इतनी मोहब्बत की है कि पूरी कायनात पे इसने पलट दिया। इनफैक्ट मैं यूं कहूंगा कि मेरे हाथों की लकीरों तक को बदलने की पूरी कोशिश की, जब नहीं बदल पाए हाथी काट दी। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए उसकी जान के लिए वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहाँ पे मेरी पत्नी ने मेरी जान के खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए उसकी जान के लिए वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहाँ पे मेरी पत्नी ने मेरी जान के खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। अब भाई ऐसी पत्नी धर्म निभाने वाली लड़की जिसे मिले तो उसे दुश्मन की क्या जरूरत है? रिलैक्स गाइस, कम ऑन। मैं मजाक कर रहा था, ओके? आई वाज जोकिंग। लेट्स सेलिब्रेट। वाओ, क्या हुआ? अरे इतना अच्छा केक है, कट नहीं करोगे मेरे साथ? प्यार नहीं दिखाओगे अपना? कम ऑन, जब किसी का गला काटने के बारे में इतना नहीं सोचा तो केक काटने के बारे में क्या सोचना? खुद ही ले लो तुम, ये लो। Come on. इतनी खुशी के दिन थोड़ी खुशी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना आराधना?
तो मस्ती मजाक होना चाहिए। पहले अपने हस्बैंड को ऑफर नहीं करोगे? और मेरी जिंदगी को तबाह करके इतनी सारी खुशी जो तुमने मुझे दी है, इतना प्यार जो दिया है, प्यार की निशानी जो दी है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी प्यार की निशानी तो रख सकते हो ना तुम स्वीटहार्ट। कम ऑन, सब लोग केक का इंतजार कर रहे हैं यार। लेट्स कम कम कम। पूरी ट्रे लो तुम, मेहमान भगवान होते हैं। हमारे यहाँ हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक मेहमानों को नहीं खिलाओगी? आ जाओ। कम ऑन। वेरी गुड। हाँ उधर आओ। Let's not waste time. Come on, इधर भी आओ, आ जाओ। खुशी में अगर नाचो नहीं तो खुशी अधूरी लगती है ना। मुझे तो लगा था कि तुम आज बहुत खुश हो गया आराधना। सेलिब्रेट किया जाए। Oh, come on. Let's dance. साहब जी प्लीज मत करिए ना ऐसा, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि जिस जुनून और जिद से तुम मुझे और मेरे परिवार को अपने उंगली पे नचा रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डांसर होगी। अपने इशारों पे पूरी दुनिया को नचाने वाली आराधना आज मेरे साथ हल्का सा डांस तो कर ही सकती है। लेट्स डांस। म्यूजिक।
क्या परफॉर्मेंस नहीं पसंद आया आप लोगों को? बाय द वे, मेरी वाइफ ने हमारे इस स्पेशल ओकेजन के दिन एक सरप्राइज तोहफा अरेंज किया है मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताने से शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। किशन, ये भूत जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं? सर्कस के बाद क्या हमारी पार्टी में कोई भूत वाला गेम होने वाला है? अरे यार, ये लोग टैटू आर्टिस्ट हैं। टैटू आर्टिस्ट? वो जो हाथों पैरों पे डिजाइन बनाते हैं, बॉडी में सुई ऐसे ग्रर करके चुभाते हैं, राइट? ऑब्वियसली वही यार। ओह गॉड, ये सुई जब स्किन में गर करके चलती है ना तो कितना दर्द होता है, खून भी आता है। समझ में नहीं आ रहा क्या मजाक चल रहा है इस घर में। Come on. I know you love me. मेरे ख्याल से तुम कुछ भी कर सकती हो। I know कि लड़कियों को बहुत शौक होता है मेहंदी लगाने का, शादी की रस्म भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आराधना को ये मौका नहीं मिल पाया। तो आराधना ने बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से ये डिसाइड किया है कि वो मेरे नाम की मेहंदी लगाएगी अपने हाथों पर, और वो भी परमानेंट। मेरा मतलब है टैटू। आई लव माधव जी। ऐसे इधर लगाइए। वाह, सो नाइस, लवली। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें, इतना प्यार करती है मुझसे कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे, तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। सामने क्यों करे आप, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मैंने भी तुम्हें बहुत सारी चीजें ना करने के लिए कहा था आराधना, लेकिन तुमने वो हर चीज की, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने, जिंदगी ही बर्बाद कर दी। आई एम सो टच्ड आराधना, इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। वाह मामी, ब्रावो, आप तो बड़े जेंजी टाइप की निकली। Come on, guys. हे भगवान, मुझे ना इस मशीन की आवाज से बहुत डर लगता है। क्या हो रहा है ये सब? चिच्ची, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ओहो,
फिल्म का क्लाइमेक्स होने से पहले उसका देन करने आ गई। पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया चीची ने। क्यों आई है ये अभी? दीदी, मैं तो भैया को रोक नहीं पाया, अब आप ही रोकिए इन्हें। दामिनी भाभी के जाने के बाद इन्हें ऐसा सदमा लगा है, अब इन्हें सही और गलत में कोई फर्क समझ नहीं आ रहा। माधव, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रहा दीदी, अपनी दूसरी पत्नी की जीत सेलिब्रेट कर रहा हूं। देखो, मैं पहली पत्नी को खुश तो रख नहीं पाया, तो सोचा दूसरी पत्नी की खुशी ही सेलिब्रेट कर लूं, जो उसने बदला लेके पूरा किया है। वरना लोग समझे कि मैं नकारा हूं कि दो पत्नियां होने के बावजूद एक को भी खुश नहीं रख पाया। आप लोग जाइए, कोई टैटू वैटू नहीं होगा यहाँ। आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? कल तक तो आप इसे जेल में सड़ना देखना चाहती थी, आज क्या हो गया? तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ इस लड़की को तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता के नाम पर भी उंगली उठ रही है। उनके नाम पर धब्बा लगा रहे हो तो माधव। और दामिनी भी ये नहीं चाहती होगी कि उसकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए तुम हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आने दो। सॉरी, आप लोग जा सकते हैं, हम ये पार्टी नहीं कर रहे हैं। ये लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? गई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता जीजी, इसने कौन सा अपनी रिटर्न टिकट मुझसे बुक करवाई थी जो मुझे पता होगा? आपकी खामोशी का मतलब अब समझ में आया है एमडी। आपने हम लोगों से कुछ क्यों नहीं कहा था, क्यों ये पार्टी रखी, क्यों सबको बुलाया। कुछ लोगों को उनकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपनी जगह भूल जाते हैं। उन्हें उनकी असलियत दिखाना बहुत जरूरी होता है। आज जो भी हुआ वो ना दुनिया भूलेगी और ना वो आराधना। आपकी नफरत, आपका गुस्सा, ये सब कुछ कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एंडी, आप ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी को जानबूझ के तकलीफ दे। उस आराधना ने आपको इतना दर्द दिया है कि आप मजबूर हो गए हो कि इसे इस तरह बयान कर रहे हो। एमडी, अब आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है माधव को। वो इस घर का नींव है, इतनी आसानी से कमजोर नहीं पड़ सकता मेरा भाई, है ना माधव? बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। एमडी में कितनी हिम्मत है, वो कितने स्ट्रांग है, ये मैं जानती हूँ। वो तो दामिनी दी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उसके गुस्से के कारण उन्होंने ये सब किया है, और जो भी किया है वो शायद सही किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह एमडी मेरी बहन के लिए तड़प रहे हैं ना, उसी तरह वो आराधना भी तड़पे। और जो दुख उसने हम सबको दिया है वो उसे भी मिलना चाहिए। शी डिजर्व्स इट। अब बहुत हो गया ये दुख का खेल, अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। जब तक आप इस घर में है ना, तब तक कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टेक केयर एमडी।
डर तो है भाई नीरल का, लेकिन क्या करें। इतना प्यार करती है कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे, तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। आप ऐसे नहीं जाएगी ये। कोई जेल बेस्ड क्रीम लगाओ या सॉफ्ट साबुन से अपना हाथ धो लो। ऐसे कपड़ा रगड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में भी टैटू है, इसलिए मुझे पता है। विनायक सोया तो नहीं है ना? उसकी याद आ रही थी तो मैं सोचा उससे आके मिल लूं। आजा बेटा, आजा। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था। एमडी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो तुमने उनके साथ किया है ना, उसके बाद उनका उतना गुस्सा तो जायज था। अपने नाम के रिश्ते को असली हक देने के लिए तुमने उनसे उनकी पत्नी, उनकी दामिनी को ही छीन लिया। पर तुम्हारा और एमडी का तो पति पत्नी का कोई रिश्ता ना था और ना होगा। तो क्या मिला ये सब करके? मिली तो सिर्फ उनकी नफरत, वो भी मेरे और साहब जी का जो रिश्ता है वो हम दोनों के बीच का है। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके गुस्से को, उनके इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ। और उन्होंने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद अगर उनका थोड़ा गुस्सा या थोड़ा दर्द भी मुझे सहना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उनके दिल में कुछ नहीं होता, उनके सारे एहसास यूं ही जाहिर हो जाते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। और मैं जानती हूँ साहब जी दामिनी जी से बहुत प्यार करते थे। किसी भी इंसान के लिए अपनी पति पत्नी या अपने जीवन साथी को खोना आसान थोड़ी ना होता है। और फिर उनकी नजरों में तो उन्होंने दामिनी जी को 2 बार खोया है, क्योंकि उन्हें दूसरी दामिनी जी के साथ में इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो उनके धोखे को समझ पाते। वो तो बस अपने प्यार में इतना खोए हुए थे कि उनकी असलियत को पहचान ही नहीं पाए। ऐसे में उनके भी चले जाने का साहब जी को कितना धक्का या कितना सदमा पहुंचा होगा कि मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। गुड। वैसे भी मैं तुमसे कितनी भी नाराज क्यों ना हूं, पर ये नहीं भूल सकती कि तुमने हम सबको विनायक दिया है। इसके जरिए ही मेरी दीना हम सबके बीच है। एमडी ने तुम्हें जेल से इसीलिए निकाला ताकि तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक सजा दे सके। याद रखना। चल बेटा।